सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम, करिकुलम। अब करिकुलम क्या होता है, इसके निर्माण के क्या सिद्धांत होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में आता है। पाठ्यक्रम क्या होता है, उसके निर्माण के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना। तब पाठ्यक्रम, इसे हम करिकुलम बोलते हैं। देखो मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम होता क्या है। पाठ्यक्रम किसी भी विद्यालय की कार्य प्रणाली का आधार होता है। विद्यालय में आने के बाद छात्र जो भी क्रियाएं करते हैं, वे सभी क्रियाएं हमारे पाठ्यक्रम करिकुलम में ही सम्मिलित होती हैं। छात्र कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस प्रकार पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ने के अलावा कौन कौन सी एक्स्ट्रा क्रियाएं करेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे, एनसीसी का कैंप लगेगा, एनएसएस का कैंप लगेगा, प्रैक्टिकल होंगे उनके, लाइब्रेरी होगी, वहाँ पर भी पुस्तक वगैरह इस टाइम के लिए, इतनी देर के लिए पढ़ेंगे वे। इस तरह की जो भी चीज़ें विद्यार्थी स्कूल में आने के बाद या कॉलेज में जाने के बाद करते हैं, वे सारी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। तब एक विद्यार्थी को किसी भी विद्यालय में या महाविद्यालय में जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं, उन सभी अनुभवों का जो समूह होता है वह पाठ्यक्रम कहलाता है। देखो दो चीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है सिलेबस, दूसरा होता है करिकुलम। सिलेबस तो होता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसे तो आप सिलेबस कहेंगे कि मैथ का सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पेपर में के लिए पढ़ेंगे स्कूल में अपने, और वे सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, ये तो आपका होता है सिलेबस। लेकिन करिकुलम क्या होता है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट भी, लेकिन इनके अलावा और एक्स्ट्रा क्रियाएं आप क्या करेंगे, वे दोनों को अगर आप सम्मिलित कर देते हैं, वो आपका करिकुलम बनता है। हम करिकुलम की बात कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि उस विद्यालय के 9th क्लास के करिकुलम में एनसीसी का कैंप नहीं है, तो एनसीसी का कैंप करिकुलम का हिस्सा होता है। लेकिन 9th क्लास के करिकुलम में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल, एनसीसी का कैंप, ये सब हमारा करिकुलम में आता है। तब करिकुलम क्या हो जाता है, कोई भी विद्यार्थी विद्यालय में जाने के बाद जो भी क्रियाएं करेगा, टोटल पढ़ना, खेलना, कूदना, एक्सरसाइज करना, जो भी करेगा वह टोटल मिलाकर हमारा करिकुलम बनता है। अब आप समझ पाए होंगे करिकुलम क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। प्राचीन समय में शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता था। द्विध्रुवीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक तथा छात्रों को ही शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न माना जाता था। तो देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब फिलोसफी वाला जो सब्जेक्ट पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें बताया था कि किसी ने शिक्षा को द्विध्रुवीय कहा है, किसी ने त्रिध्रुवीय कहा है। तो एडम्स ने द्विध्रुवीय कहा था, और कौन कौन से दो ध्रुव बताए थे एडम्स ने, एक तो शिक्षक बताया था, एक छात्र बताया था। लेकिन जॉन डीवी ने उसमें तीसरा ध्रुव भी ऐड किया था पाठ्यक्रम के नाम से, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया अधूरी सी रह जाती है, तथा शिक्षक पाठ्यक्रम के आधार पर ही छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए जॉन डीवी ने इसमें पाठ्यक्रम नाम से तीसरा ध्रुव जोड़ा। पाठ्यक्रम ही शिक्षा का आधार होता है। इसी कारण आधुनिक समय में पाठ्यक्रम को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो हमने पाठ्यक्रम हेडिंग लिखी और उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम इसका शाब्दिक अर्थ देंगे और फिर अपने शब्दों में अर्थ देंगे। इससे क्या होगा, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अगर पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो हिंदी का जो शब्द है पाठ्यक्रम, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का तो अर्थ होता है पढ़ने योग्य, पाठ्य हम किसे बोलते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं। क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था। तब इस प्रकार जो हिंदी का शब्द है, इसका अर्थ हो जाता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था। ये हमने इसका हिंदी का अर्थ दे दिया है। जो चीज़ें हम स्कूल में जाकर पढ़ेंगे, उनकी अगर हम एक व्यवस्था कर लें कि हम क्या चीज़ पहले पढ़ेंगे, क्या बाद में पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या उसके बाद पढ़ाएंगे, तो वो जो व्यवस्था बनती है उसे हम पाठ्यक्रम बोलते हैं, हिंदी के शब्द की अगर बात की जाए तो। पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी भाषा में करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो करिकुलम शब्द है वह लैटिन भाषा के क्यूरेर, CURRERE, तो यहाँ पर डबल आर है, CURRERE, ध्यान रखना इसको, पेपर में गलत मत लिख कर आ जाना आप। तो जो करिकुलम है वह लैटिन भाषा के क्यूरेर नामक शब्द से बना है। क्यूरेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अब दौड़ का मैदान कहाँ से आया यहाँ पर पाठ्यक्रम में, देखो अगर कोई धावक है, कोई लड़का है जिसे रेस लगानी है और सफलता प्राप्त करनी है, तब उसे दौड़ के मैदान को पार कर ही सफलता मिल सकती है किसी भी धावक को। ठीक इसी प्रकार किसी भी छात्र को पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान को पार करके ही सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पर जो क्यूरेर शब्द है उसका मतलब होता है दौड़ का मैदान, और सिलेबस पाठ्यक्रम।
तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं। कोई धावक दौड़ के मैदान को पार कर अपनी सफलता प्राप्त करेगा। ठीक इसी प्रकार कोई भी छात्र पाठ्यक्रम रूपी दौड़ का मैदान समझ लीजिए, उसे पार कर अपनी सफलता प्राप्त करेगा। तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं इस तरह से। यहाँ पर दो शब्द दौड़ व मैदान प्रयुक्त हुए हैं। मैदान का अर्थ होता है पाठ्यक्रम से और दौड़ का अर्थ होता है छात्रों की क्रियाओं से। जिस प्रकार कोई धावक दौड़ के मैदान को पार कर ही सफल हो सकता है, ठीक उसी प्रकार छात्रों की सफलता भी पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान को पार करके ही संभव होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके ही विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है या सफल हो सकता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि पाठ्यक्रम जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अब आपको यहाँ से और यहाँ तक लिखना है। हल्का फुल्का इसके बारे में और जो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तब आप समझ गए पाठ्यक्रम क्या होता है। जो भी क्रियाएं छात्र विद्यालय में आने के बाद करते हैं, टोटल क्रियाएं में सभी एक विद्यार्थी के या किसी भी स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। अब और पढ़ते हैं इसके बारे में। सामान्यतः पाठ्यक्रम किसी भी विद्यालय की कार्य प्रणाली का आधार होता है। किसी विद्यालय में छात्रों को क्या पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार की क्रियाओं का आयोजन किया जाएगा आदि सब पाठ्यक्रम में सम्मिलित होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षार्थी द्वारा सुनिश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में किए जाने वाले क्रियाकलापों का समूह ही पाठ्यक्रम कहलाता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए स्कूल व कॉलेजेस में जो भी सारी क्रियाएं होती हैं उन सभी को हम पाठ्यक्रम बोलते हैं। देखो पाठ्यक्रम में तो सारी क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं। अगर हम किसी स्कूल का पाठ्यक्रम बना रहे हैं तब हमें पूरा बनाना पड़ेगा कि बच्चे जब 6th क्लास में आएंगे तो कौन सी क्रिया पहले करेंगे, कौन सा गेम हम उन्हें खिलाएंगे, जो हमारी क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटी कराएंगे हम, इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाएंगे। क्लासरूम एक्टिविटी के अलावा एक्सटर्नल एक्टिविटी बच्चे कौन सी करेंगे, कहाँ पर ट्रिप पर घूमने जाएंगे, कितने दिन की ट्रिप होगी, इसके अलावा एनसीसी का कैंप लगेगा नहीं, एनएसएस का लगेगा या नहीं, या और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है जो 9th क्लास के बच्चे के लिए हमें करानी चाहिए, वे हम वहाँ पर रखेंगे। गेम्स होते हैं स्कूल में, तो बच्चे कौन कौन सा गेम खेल सकते हैं 9th क्लास के, कितनी एज के, किस तरह के बच्चे गेम खेल सकते हैं। तो हम पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें लिखते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर हम इसके अलावा सिलेबस बनाते हैं अपना, तो सिलेबस में हम सिर्फ ये लिखते हैं कि 9th क्लास के बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, बस। सिलेबस और पाठ्यक्रम में इतना अंतर होता है। पाठ्यक्रम में सब कुछ आ जाता है, सारी एक्टिविटी जो एक बच्चा विद्यालय में करता है वे सारी पाठ्यक्रम में आ जाती है हमारी। शिक्षकों का प्रमुख कार्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना होता है। इसको पूर्ण करने के लिए शिक्षक छात्रों को बहुत से विषयों का ज्ञान प्रदान करता है, विद्यालय में बहुत सी गतिविधियों का आयोजन कराता है तथा छात्रों को बहुत से अनुभव प्रदान करता है एक टीचर। इन सब क्रियाओं अनुभवों का समूह ही पाठ्यक्रम कहलाता है। तो यह भी वही बात हो जाती है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अतः विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रियाएं करता है वह सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। इसमें हमारी पाठ्यचर्या, पाठ्य से आगामी क्रियाएं व अन्य गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। तो विद्यालय में रहते हुए एक बच्चा जो भी गतिविधियां, जो भी एक्टिविटी करेगा, चाहे पढ़ेगा या खेलेगा या कुछ और करेगा, सारी हमारी सिलेबस में आएंगी। 2 डेफिनेशन दे सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट ईजी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आता है आपको 2 डेफिनेशन देनी होती है। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका प्रयोग शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में किया जाता है। ये मुनरो साहब ने कहा है। तो वही बात हो जाती है, सारी क्रियाएं जो भी विद्यालय में घटित हो रही है वे पाठ्यक्रम में है। मुनरो ने अच्छी परिभाषा दी है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार देख लेते हैं कि स्टेटमेंट इसका, पाठ्यक्रम का अर्थ केवल रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, बल्कि उसमें वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो छात्रों को कक्षा के अंदर व बाहर प्राप्त होते हैं। तब इन्होंने भी अच्छी परिभाषा दी है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी अच्छा स्टेटमेंट आया है। जो हम रूढ़िवादी ढंग से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, उनसे मतलब नहीं है पाठ्यक्रम का, बल्कि पाठ्यक्रम में सारे क्रियाकलाप आ जाते हैं जो छात्र कक्षा के अंदर व कक्षा के बाहर करते हैं। कक्षा के अंदर तो पढ़ते हैं और छोटी मोटी एक्टिविटी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह तो आ गया। लेकिन कक्षा के बाहर हमारे गेम्स वगैरह खेलते हैं, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट का कैंप होता है, वो सब आ जाता है। तो इन्होंने भी अच्छा कहा है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत में सभी अनुभव आ जाते हैं जो बच्चे विद्यालय में कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर प्राप्त करते हैं। अब अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि हमारा पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है।
मान लेते हैं आप करिकुलम बना रहे हैं, करिकुलम डेवलपमेंट की टीम का हिस्सा हैं, तो कौन-कौन से सिद्धांत लेंगे आप? सिद्धांत का मतलब होता है आधार। कौन-कौन से आधार लेकर आप चलेंगे, किस आधार के तहत आप अपने कॉलेज का या स्कूल का जो करिकुलम है, उसे बनाएँगे। तो यहाँ पर ये हेडिंग लिखी हुई है, 12 हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये 12 हेडिंग आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है। एक तो आ जाता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन-कौन से होते हैं। लेकिन एक इस तरह से भी आ जाता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कौन-कौन से होते हैं। तो आधार ही हमारे सिद्धांत होते हैं, कि आधारों को ही हम सिद्धांत मानकर अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तब अगर आपके पेपर में आता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कौन से हैं, तो आपकी ये हेडिंग रहेंगी। लेकिन अगर आपके पेपर में आता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं, तो हेडिंग सेम ही है, बस हमने हर हेडिंग के बाद का सिद्धांत, का सिद्धांत, का सिद्धांत ये ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं बाल केंद्रितता, उपयोगिता, क्रियाशीलता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक यहाँ पर देख लीजिए आप, बाल केंद्रितता, उपयोगिता, क्रियाशीलता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो हेडिंग सारी सेम है, बस हमने का सिद्धांत ऐड कर दिया। ये भी नियम होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे इसके सिद्धांत बता दीजिए, तो जो भी आपकी हेडिंग है उनमें का सिद्धांत आप ऐड कर दीजिए, आपका हेडिंग बन जाती है। अब एक एक करके इन हेडिंग्स को देखते हैं। आपके पेपर में पूछा जाता है कि सिद्धांत बताइए, तब आप का सिद्धांत लिख देना, और यहाँ पर लिखते हुए ये लिख देना ये भी पाठ्यक्रम का एक सिद्धांत होता है, पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, पाठ्यक्रम का सर्वप्रमुख सिद्धांत होता है, ऐसी चीज़ें लिख देना। अगर आपसे पूछा जाए कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार बताइए, तब यहाँ पर आप खाली ये लिख देना बाल केंद्रीयता, और यहाँ पर लिखते रहना ये भी पाठ्यक्रम का एक आधार होता है, ये भी पाठ्यक्रम का एक सर्वप्रमुख अच्छा आधार होता है, पाठ्यक्रम इसको आधार मानकर भी बनाया जाता है। तो जो क्वेश्चन में आए वो आप यहाँ पर लिखते रहना, आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से आंसर तैयार हो जाएगा। बस जो आए वही लिखना। अब एक एक करके हम अपनी हेडिंग देखते हैं। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। देखो आजकल हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। आधुनिक मनोविज्ञान आया है, मनोविज्ञान ने क्या कहा है, छात्रों को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करो, छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करो। एक फेमस स्टेटमेंट होता है, शिक्षा छात्रों के लिए है, छात्र शिक्षा के लिए नहीं है। ये भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो शिक्षा छात्रों के लिए है, छात्रों को केंद्र में मानकर छात्रों के तहत अपनी शिक्षा की व्यवस्था करो। जैसे बच्चे वैसी शिक्षा हमारी, बच्चे इंटेलिजेंट, हमारी शिक्षा टफ हो जाएगी, थोड़ी सी अच्छे लेवल की हो जाएगी। बच्चे अगर हमारे कम इंटेलिजेंट हैं तो हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था भी थोड़ा इजी वे में करेंगे। तो बच्चों को मानकर अपनी शिक्षा की व्यवस्था करो। तो वही बात हमारे पाठ्यक्रम पर भी लागू होती है। अगर आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो अपने बच्चों को देखेंगे, बच्चे कैसे हैं, उनकी रुचि कैसी है, उनकी प्रतिभा कैसी है, कितने प्रतिभाशाली हैं, उनकी योग्यताएं कैसी हैं, जो उनका इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आप अपने सिलेबस का निर्माण करेंगे, अपने करिकुलम का निर्माण करेंगे। किसी भी विषय का पाठ्यक्रम बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम छात्रों को केंद्र में रखकर बनाया गया हो। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं, अक्षमताओं, बुद्धि, आयु के अनुकूल होना चाहिए, जिससे बालक को अपनी रुचि व गति के अनुसार सीखने के अवसर प्राप्त हो। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमती है तथा मनोविज्ञान में भी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये बाल केंद्रितता का सिद्धांत हमारे इस पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार वगैरह वगैरह ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि जिस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, आधार के बारे में आता है तो आप आधार लिख लेना, बाल के सिद्धांत के बारे में आता है सिद्धांत लिख लेना। वो आप अपने शब्दों में इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। मतलब हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, अगर आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो आप ऐसा पाठ्यक्रम बनाइए कि जो छात्रों के लिए उपयोगी हो। ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट, जो चीज़ें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वे उन बच्चों के जीवन में काम ही न आए। ऐसी चीज़ें पढ़ाइए आप बच्चों को जो जिसे सीख कर बच्चे जब आम जनजीवन में अपने जाएँ, आम समाज में जाएँ, तो कोई अच्छी नौकरी वगैरह कर लें या उनका विकास हो जाए, जिससे वे अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर लें। ऐसा पाठ्यक्रम हमें बनाना चाहिए जो बच्चों के जीवन में काम आए। पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यहाँ पर आधार लिख लेना आप, कि पाठ्यक्रम में उन प्रकरणों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को सम्मिलित करना चाहिए जिनका किसी न किसी रूप से बालकों के वर्तमान जीवन में संबंध हो और साथ ही में उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। तो ऐसी चीज़ें हमें पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को। पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें सम्मिलित करनी चाहिए हमें जो बालकों के जीवन से संबंधित हो और उनके भावी जीवन में काम आए। छात्र केवल उन्हीं विषयों को पढ़ने में रुचि दिखाते हैं जो उनके जीवन में उपयोगी होते हैं। ऐसे विषयों का अध्ययन करके ही बालक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो नन के अनुसार एक स्टेटमेंट दे सकते हैं आप, उपयोगिता पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो वही बात हो जाती है उपयोगिता।
पाठ्यक्रम में उन प्रकरणों को सम्मिलित करना चाहिए जो छात्रों के भविष्य में उपयोगी सिद्ध हों और जो उन्हें समाज के योग्य सदस्य बनने में सहायता करें। तो ये एक स्टेटमेंट है, आसान सा, ये भी आप लिख देना अपने पेपर में। नेक्स्ट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए हमारा जिसमें छात्र सक्रिय रहें, कुछ कार्य करें। ऐसा नहीं है बच्चे हमारे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और चुपचाप टीचर के लेक्चर सुन रहे हैं और उनका सिलेबस पूरा हो गया, करिकुलम पूरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रियाशीलता का भी एक सिद्धांत होता है हमारे पाठ्यक्रम का। हमें पाठ्यक्रम को ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे खुद एक्टिव हो, खुद एक्टिव रहकर कुछ काम कर रहे हैं। आधुनिक समय में छात्रों को सक्रिय रखकर ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया जाता है। अतः हमें विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इससे तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम में रचनात्मक क्रिया को स्थान देना चाहिए, जिससे बच्चों को क्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों, जैसे मॉडल बनाना, कोई उपकरण या यंत्र बनाना, खेल खेलना, आकृति बनाना। इसके जो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप बनाते हैं, एक्स्ट्रा गेम होते हैं हमारे स्कूल के साथ में, गेम हम बच्चों को खिला सकते हैं। विषय के क्रिया प्रदान होने से छात्र व्यवहारिक रूप में करके सीखते हैं। इससे सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो मतलब बच्चे शांत न बैठे रहें, चुपचाप क्लासरूम में अपनी सीट पर बैठे हैं, ऐसे न बैठे रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। अगर बच्चे कर करके सीख रहे हैं या एक्टिव हैं तो बच्चों का विकास अच्छा होगा इससे। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, कोई भी दो बच्चे बिल्कुल समान नहीं होते, तब सब बच्चे अलग अलग हैं। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते टाइम। अपना पाठ्यक्रम में इस प्रकार बनाना चाहिए कि सभी बच्चों की रुचि अलग अलग है, तो सब बच्चे अपनी रुचि के अनुरूप अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकें। तो सब बच्चे अलग अलग हैं ना, इस चीज़ का हमें ध्यान रख भी अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ये भी हमारे पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत होता है। आधुनिक मनोविज्ञान की माने तो संसार में कोई भी दो बालक बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनमें कोई ना कोई अंतर अवश्य होता है। इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, उनकी रुचि, बुद्धि, आयु, सीखने गति आदि भिन्न होते हैं, तथा हमें अपने पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों को स्थान देना चाहिए जिससे इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भरा जा सके। तो अलग अलग बच्चे अपने अलग अलग प्रकार के चैप्टर, बुक, सब्जेक्ट ले सकते हैं वगैरह वगैरह। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा समाज केंद्रियता का सिद्धांत। हमें अपने पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए जिससे हमारा समाज केंद्र में रहे। हम अपने समाज की आवश्यकताएं, अपने समाज की भौतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आदि को ध्यान में रखकर अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करें। तो पाठ्यक्रम निर्माण का जो केंद्र होता है, यह एक सिद्धांत हमारा समाज भी होता है। समाज को देखकर भी हमें अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। जैसे अमेरिका जैसा डेवलप्ड नेशन है, सभी वहाँ पर जो चीज़ें हैं वे आजकल इलेक्ट्रॉनिक ही होती जा रही हैं। तो अगर मैं अपने पाठ्यक्रम में ज़्यादातर चीज़ें अपनी पेन पेंसिल से लिखने वाली करें, बच्चे पेन का यूज करके करें, तो उनके समाज के आधार पर वो नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसा हमारा समाज वैसी हमें चीज़ें अपने पाठ्यक्रम में रखनी पड़ती हैं। हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा समाज को केंद्र में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक समाज अपने बालकों के लिए शिक्षक की व्यवस्था करता है तथा शिक्षक के द्वारा अपने समाज में आवश्यक परिवर्तन लाना चाहता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। अतः हमें ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे समाज की इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जो हमारे समाज के अनुरूप हो और जिससे छात्र अपने आप को समाज में समायोजित कर सके और हमारा समाज प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इस प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ये भी हमारे पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है हमारा समन्वय का सिद्धांत, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से मतलब होता है कि जो भी हम सिलेबस बच्चों का करिकुलम बना रहे हैं, उस करिकुलम में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट में आपस में संबंध होना चाहिए। जैसे हमारा मैथ है, मैथ हम पढ़ते हैं, मैथ में जो चीज़ें हमने पढ़ ली वे सारी चीज़ें हमारी फिजिक्स में काम आती हैं। तो मैथ में अगर आपने कुछ पढ़ लिया है, मान लेते हैं अवकलन समाकलन आपने मैथ में पढ़ लिया है, फिर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में अवकलन समाकलन लग रहा है, तो आपका मन लगता है उस क्वेश्चन को करने में, आप जल्दी से कर लेते हैं, अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है सर जी, इसको तो मैं बता दूंगा कैसे होना होता है। तो इन चीज़ों में संबंध हुआ ना, इससे बच्चे अच्छा सीखते हैं। इसके अलावा जो फिजिक्स में चीज़ है, आपने कोई टॉपिक फिजिक्स में पढ़ लिया, फिजिक्स में पढ़ने के बाद आप देखते हैं उस जैसा ही कोई टॉपिक आपको मिलता है केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका संबंध हो जाता है। अणु परमाणु वाली में चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री में सेम मिलते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में आपने इक्वेशन पढ़ी, काफ़ी सारी इक्वेशन पढ़ते हैं, कुछ इक्वेशन आपको मिलेंगी वहाँ पर जाने के बाद बायोलॉजी में, चीज़ें समीकरण बायोलॉजी में मिलती हैं। हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन वगैरह होती हैं, तो मैं चीज़ें आप बायोलॉजी में समीकरण पढ़ती हैं। तो इस तरह सभी सब्जेक्ट में संबंध हुआ।
इसके अलावा चाहे आप केमिस्ट्री ले लें, चाहे आप बायोलॉजी ले लें, मैथ के क्वेश्चन तो वहाँ पर भी आएँगे हल्के-फुल्के से, चाहे हल्का-फुल्का आएगा तो इस तरह से संबंध हो जाता है। इसके अलावा अगर आप उनकी बात करते हैं दूसरे हमारे सामाजिक सब्जेक्ट की, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स वगैरह इनमें भी संबंध होना चाहिए। आपने साइंस में जैसे आपकी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं चीज़ें, कई चीज़ें पढ़ते हैं आप केमिकल वगैरह कैसे-कैसे होता है, वही आप यहाँ पर ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं कि ये केमिकल कैसे बनते हैं, आयरन वगैरह क्या होता है, कैसे उसको साफ़ करते हैं हम, क्या-क्या काम होता है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में आप अपने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी चीज़ें आप इतिहास के बारे में ही पढ़ते हैं, कई चीज़ें आपको सेम मिल जाती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें ये चीज़ पता चली है हिस्ट्री में, और सिंधु सभ्यता का हमें एक धातु मिली है, इस धातु से ये करना है, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तब इस तरह से सेम चीज़ें जब अलग-अलग सब्जेक्ट में होती हैं तो बच्चों का मन लगता है और बच्चों को ये लगता है कि ये जो पाठ्यक्रम है ये बोझ नहीं बन रहा हम पे, हम एक बुक को पढ़कर दूसरी बुक के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो समन्वय के सिद्धांत का भी हमें पालन करना पड़ता है अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते टाइम। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है अलग-अलग पेपर में आता है, तो जिस तरह का कोई पेपर हो उस तरह के आप उदाहरण दे सकते हैं। बाकी आप सारी चीज़ें भी लिख दीजिए जो मैंने आपको बताया, किसी भी पेपर में फ़र्क कोई नहीं पड़ता। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें इस समन्वय के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम विभिन्न विषयों में तथा किसी विषय के उप विषयों में समन्वय बैठा सके। मतलब हमें क्या करना चाहिए, अलग-अलग विषयों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बैठाना चाहिए, और किसी एक सब्जेक्ट के अलग-अलग सब्जेक्ट में भी कोऑर्डिनेशन बैठाना चाहिए। जैसे अगर मैथ की बात करें, तब मैथ में जितने भी हमारे अलग-अलग मैथ होते हैं, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी वगैरह, उनमें भी हमें समन्वय बैठाना चाहिए। उनके भी टॉपिक कॉमन होने चाहिए, कुछ चीज़ें काम आनी चाहिए। अगर इंग्लिश की बात करें तो काफ़ी सारी इंग्लिश होती हैं हमारी, प्रोज़, पोएट्री, ग्रामर वगैरह। सामाजिक सब्जेक्ट की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस वगैरह, तो इतने जो सब्जेक्ट होते हैं इनमें भी हमारा समन्वय होना चाहिए। तो सब्जेक्ट में तो समन्वय होना ही चाहिए, लेकिन किसी सब्जेक्ट के जो उप सब्जेक्ट हैं, उप विषय हैं, उनमें भी समन्वय होना चाहिए। अर्थात गणित विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के प्रकरणों में संबंध होना चाहिए, तथा इनके उप विषय जैसे अंकगणित, बीजगणित, सांख्यिकी, रेखागणित, या फिर हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आदि में भी आपस में संबंध होना चाहिए। इससे छात्र एक विषय का ज्ञान प्राप्त करते करते अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तथा छात्रों को पाठ्यक्रम बोझ प्रतीत नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। देखो, हमारे कुछ शैक्षिक उद्देश्य होते हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना होता है। हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनना चाहिए जिससे हमारे शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो जाएं। ये तो हमारा मेन सिद्धांत होता है। हमारा समाज हमारे लिए उद्देश्य निर्धारित करता है कि हमें बच्चों को इस प्रकार विकास करना है, इस तरह के बच्चे हमें चाहिए अपने, तो वो हमारा शैक्षिक उद्देश्य होता है। शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित होने के बाद जो हम पहला काम करते हैं वो अपना पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, अपना सिलेबस डिजाइन करते हैं, अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं उस अकॉर्डिंग जो हमारे उद्देश्य होते हैं, जिससे कि हमारे में उद्देश्य प्राप्त हो जाए। पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। अतः हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों, उप विषयों, प्रकरणों को स्थान देना चाहिए जो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित हो, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रचनात्मकता का सिद्धांत। हमें अपने पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें भी रखनी होती हैं जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़े। देखो, सभी बच्चे क्रिएटिव होते हैं, सभी बच्चे कुछ ना कुछ अपने से बनाना चाहते हैं। अगर आप छोटे बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे को आप कोई खिलौना दे दीजिए, बच्चा उस खिलौने को तोड़ेगा, फोड़ेगा, उसे फिर अलग अलग एंगल में जोड़ देगा, तो अपनी तरफ से कुछ बना देगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे क्रिएटिव हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं। हमें अपने पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को भी स्थान देना चाहिए जिससे बच्चों की रचनात्मकता का विकास हो, उनकी क्रिएटिविटी का जो किस स्किल है वो बढ़े, अच्छा हो, बेहतर हो। बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, अतः पाठ्यचर्या में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। इसके लिए हम पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट निर्माण, जो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट बनाते हैं आप, मिड डे मील वाला बनाते हैं या दूसरा बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बच्चों को हम देते हैं। वस्तु निर्माण, अलग अलग वस्तुओं को बनाने के लिए कह सकते हैं, आदि प्रकरणों को शामिल कर सकते हैं अपने पाठ्यक्रम में। छात्रों की रचनात्मकता का विकास छात्रों के सर्वांगीण विकास को उचित दिशा प्रदान करता है। अतः हमें इसके लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उचित निर्देशन प्रदान करने चाहिए। तब हमें बच्चों की जो रचनात्मकता है उस पर भी बल देना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा संस्कृति का ज्ञान। देखो हमारी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक ज्ञान भी हमें बच्चों को प्रदान करना पड़ता है अपना। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा मॉडर्नाइजेशन अपने समाज की स्थिति वगैरह के अनुसार अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसे हम पीछे छोड़ दें। अपनी संस्कृति का ज्ञान भी अपने बच्चे को प्रदान करना पड़ता है हमें। पाठ्यक्रम के निर्माण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें उन विषयों, वस्तुओं, क्रियाओं का अवश्य शामिल किया जाए जिससे बालकों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो सके। शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण एवं विकास करना है। अतः हमें पाठ्यक्रम इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। अतः हमें ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जो इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करे हमें। अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग फ्री टाइम प्रॉपरली। देखो जो हमें अपने पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे बच्चों के अवकाश का भी सदुपयोग हो सके। जो बच्चों के पास खाली टाइम है उसमें भी कुछ आलतू फालतू की क्रियाओं में न लगे, उसका अच्छी तरह से प्रयोग कर सकें। वर्तमान समय में अवकाश के समय का भी सदुपयोग करने पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि अगर अवकाश के उपयोग का बालक को सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तब उसके गलत दिशा में जाने की संभावना अधिक रहती है। अतः पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो बालकों को अवकाश में पढ़ने व कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर सके। इससे छात्रों को समय का सदुपयोग करने की आदत पड़ती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम भविष्य चेतना का सिद्धांत। तो हमें पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जो छात्रों के भविष्य में काम आए। एक तो हमने पिछली हेडिंग पढ़ी है कि जो बच्चों के जीवन में काम आए, लेकिन देखो क्या है, चीजें समय समय पर बदल रही हैं। मान लेते हैं आज हम देख लेते हैं कि ये चीज बच्चों के जीवन में काम आएगी, लेकिन क्या पता वो 10 साल बाद काम न आए। तो हमें भविष्य के बारे में सोचकर कि आगामी भविष्य में क्या चीजें हो सकती हैं, उनके आधार पर अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। हमें पाठ्यक्रम का निर्माण भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि समाज की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें परिवर्तन होता रहता है। समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः ऐसा हो सकता है कि जिन सिद्धांतों और वस्तुओं के बारे में आज हम छात्रों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं, कल उनकी जरूरत ही न रहे, कोई अन्य वस्तु या सिद्धांत उनकी जगह घेर ले। तो इसलिए हमें भविष्य के बारे में सोच विचार करें कि भविष्य में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, आगामी भविष्य में समाज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उनके आधार पर अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अतीत के संरक्षण का सिद्धांत, तो को हम अपने भविष्य वगैरह के बारे में सोचकर और अपनी अब समाज की स्थिति वगैरह के बारे में सोचकर पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने अतीत के बारे में नहीं भूलना चाहिए। जो हमारी चीज़ें घटित हो चुकी हैं हमारे साथ, उनकी जानकारी भी हमें अपने बच्चों को देनी होती है। तो आप हिस्ट्री के माध्यम से भी जानकारी अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसमें भी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी हल्की सी हिस्ट्री आपको बतानी चाहिए। इससे बच्चों को क्या पता चलेगा, अपने अतीत के बारे में पता चलेगा कि हमसे पहले हमारे समाज में क्या क्या हो चुका है, कैसी कैसी स्थिति थी हमारे समाज में। नेक्स्ट है हमारा भविष्य के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते करते हमें अपने भूत को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें छात्रों को अपने अतीत का ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए। इससे हमारा अतीत संरक्षित रहता है। इतिहास विषय के माध्यम से हम छात्रों को अपने इतिहास से परिचित कराते हैं। इसके अलावा भी अन्य विषयों के शिक्षण में हमें उन विषयों के इतिहास और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के इतिहास से छात्रों को परिचित कराना चाहिए। इससे जो हमारा अतीत होता है वह संरक्षित रहता है। तभी आज का हमारा टॉपिक था करिकुलम क्या होता है। आई होप इस टॉपिक को अब आप आसानी से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।